भावना की शादी अमीर घराने के अश्विन के साथ हुई होती है। उसके ससुराल वाले अमीर होने के बावजूद भी निहायत ही कंजूस होते हैं। ऐसे ही एक रोज जब घर पर मेहमान आए होते हैं, तभी अरे तू क्या कर रही है भावना बहू? नाश्ता परोस रही है या बना रही है? जल्दी जल्दी हाथ चला। हाँ माँ जी, बस अभी आ रही हूँ। अब चाहिए? जल्दी आना, मेहमान राह देख रहे हैं। कमला बाहर हॉल में सबके लिए नाश्ता लाती है और तभी बड़ी बड़ी प्लेट्स में रखा हुआ ज्यादा नाश्ता देखकर ससुराल वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। अरे खाइए ना, और खाइए, शर्माइए मत। और ये नान कटाई भी खाइए, 3 अलग अलग प्रकार की बनाई है मैंने। अरे बस बस भावना बहू, ये नाश्ता ही खिलाती रहेगी या फिर उनसे बातचीत भी करेगी? और आपसे जितना जाता है उतना ही खाइए। हाँ, बेवजह तेरा मान रखने की खातिर ये सब इतना एक्स्ट्रा खाएंगे और फिर इनके पेट में गड़बड़ हो जाएंगी। फिर मेहमानों के जाने के बाद सास कमला और ससुर मनोहर दोनों भावना को सुनाने लगते हैं। ये सब क्या था भावना बहू? तुमने मेहमानों को इतना सारा नाश्ता क्यों दिया? और नहीं तो क्या, वो भी इतनी बड़ी बड़ी प्लेटों में। अरे छोटी सी प्लेट में 2 बिस्किट और थोड़ा फरसान दे देती तो भी काम चल जाता, लेकिन नहीं, तुझे तो बस सब वेस्ट ही करना आता है। खाना बनाने के लिए भी तू कितना राशन जाया करती है। अरे आज तक जो तेल 2 हफ्तों तक चलता था, उसे तो 1 हफ्ते में ही खत्म कर देती है। अरे तेल का भाव कितना बढ़ गया है जानती भी है क्या तू? लेकिन आप दोनों इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। किसी को नाश्ता देने या खाना ज्यादा बनाने से हम गरीब थोड़ी ना हो जाएंगे। अब भगवान की कृपा से हमारे पास इतना सब है, तो हम उसका इस्तेमाल तो करेंगे ही ना। और माँ जी, मैं कोई वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं हर एक चीज का नियमित रूप से इस्तेमाल करती हूँ। और मेहमानों के लिए बस 2 बिस्किट देना सही लगता है क्या? और मेहमान तो भगवान के स्वरूप होते हैं, तो उन्हें हम इतना कम खाना कैसे दे सकते हैं? अरे ये सब तुम्हारे मायके में होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं। अमीर है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सबको सब कुछ बांटते ही रहे। इसीलिए हर एक चीज का कम से कम जरूरत के अनुसार ही इस्तेमाल किया करो, समझी कि नहीं? अरे तू आने से पहले इस घर में एक नौकरानी आती थी, तो उसे सब पता था कि यहाँ पर हम राशन जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब तू यहाँ पर आ गई है ना, तो तुझे भी इस घर के तौर तरीके अपनाने होंगे। लेकिन माँ जी, वो नौकरानी कहाँ गई? मैंने तो आज तक कोई नौकरानी नहीं देखी। अरे अब तू आ गई है ना, तो नौकरानी की क्या जरूरत है? उतने ही हमारे पैसे बच जाएंगे। अपने अमीर ससुराल वालों के ये हाव भाव देखकर भावना एकदम हैरान रह जाती है। ऐसे ही एक रोज, क्या बात है भाभी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हो। आखिर क्या राज है इस खुशी का? दरअसल रूही, मैं और अश्विन हम दोनों मनाली जा रहे हैं हनीमून के लिए। एक बहुत ही अच्छा पैकेज मिला है। दिसंबर में जा रहे हैं हम दोनों। क्या बात है, लेकिन भाभी, पैकेज ज्यादा महंगा तो नहीं ना? और मनाली में तो अब सब कुछ कितना ज्यादा महंगा हो चुका होगा। वैसे देखा जाए तो हर जगह महंगाई तो बढ़ ही चुकी है ना, केवल मनाली की ही बात नहीं है। और हनीमून तो एक ही बार होता है ना, तो इतना तो चलता है। कुछ नहीं चलता, और ये हनीमून वगैरह पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? हाँ, अगर तुम दोनों हनीमून मनाने जाओगे तो हजारों रुपए फालतू में ही खर्च हो जाएंगे। और अगर वही पैसे जोड़ोगे तो वही पैसे कल जाकर काम आएंगे। इसीलिए अगर घूमना ही है तो हमारे गांव जाकर घूम आओ, कुलदेवी का दर्शन कराओ। हनीमून से ज्यादा वही जरूरी है। ठीक है माँ जी, हम हनीमून से पहले गांव जाकर कुलदेवी माँ के दर्शन करके आएंगे, लेकिन उसके बाद हनीमून भी जाएंगे। हाँ, शादी के बाद मैं और अश्विन कहीं घूमने गए ही नहीं ना, इसीलिए। अरे घूमने फिरने के लिए सारी उम्र पड़ी है, और वो सब तो होता ही रहेगा। लेकिन फिलहाल अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो, और सबसे महत्वपूर्ण अपने पापा जी की तरह पैसे जोड़ो।
मनोहर जी शुरुआत से ही मेहनत करते आए हैं और एक एक रुपए जोड़ते आए हैं इस घर के लिए। इसीलिए इतने सालों बाद अब जाकर हम इतने बड़े बंगले में रह पा रहे हैं। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। भावना उदास हो जाती है और वो ये बात बाद में अश्विन को बताती है। देखो ना अश्विन, तुम ही बात करो ना माँ जी और पापा जी से। मुझे मनाली जाना है। अरे हम दोनों ने क्या कुछ सोचा था। हमारी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाएगी। बर्फ में खेलना, शिफॉन की साड़ी पहनकर मेरा शूट करना और तो और साथ में रिवर राफ्टिंग भी करना, तो वो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। प्लीज बात करो ना उनसे। आई एम रियली सॉरी भावना, लेकिन मैं माँ और पापा की बातों के खिलाफ नहीं जा पाऊंगा। और वो ऐसा गलत क्या ही कह रहे हैं। अभी अभी तो कहीं जाकर शादी की थकान कम हुई है और हमारे पास तो अब पूरी जिंदगी पड़ी है। आज नहीं तो कल चले जाएंगे ना। और मनाली कहीं थोड़ी ना भागे जा रहा है, वो तो यही रहेगा ना। इसलिए तुम इतना स्ट्रेस मत लो। पर अश्विन, हे भगवान, ये कैसा कंजूस मक्खी जो ससुराल मिला है मुझे। मुझे तो ये लगा था कि मैं मिडिल क्लास घर से अब एक अमीर ससुराल में आऊंगी तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मेरी लाइफ मेरे मायके से भी बदतर होती जा रही है। पता नहीं ये सब किस मिट्टी के बने हैं। एक एक रुपए का हिसाब रखकर सेविंग पे सेविंग किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक दिन जब भावना बाहर ग्रोसरी का शॉपिंग करने जाती है, तभी वहां से आने के बाद वो अश्विन के लिए एक नया शर्ट, खुद के लिए परफ्यूम और भी 2 से 3 एक्स्ट्रा सामान लेकर आती है, जिसके बाद घर में हंगामा मच जाता है। ये सब क्या है भावना बहू? अरे पगला गई है क्या तू? मेरे पास पूरा हिसाब है माँ जी। आपने ही तो मुझसे एक एक रुपए का हिसाब मांगा है ना, तो आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास बिल भी है। अरे वो तो मुझे दिख ही रहा है, अनपढ़ नहीं हूं मैं। लेकिन मैंने तुझे जरूरी सामान लाने के लिए कहा था, तो तूने ये शर्ट और परफ्यूम वगैरह क्यों लाया? पैसे क्या पेड़ पर उग रहे हैं क्या? मैं जानती हूँ माँ जी कि आपने मुझे जरूरी सामान लाने के लिए कहा था, लेकिन ये परफ्यूम लाना भी तो जरूरी था ना मेरे लिए। और तो और मुझे अश्विन को ये तोहफा भी देना था। वो आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना हुआ है ना, तो उस हिसाब से आज हमारी 1 मंथ एनिवर्सरी है। अरे काय की एनिवर्सरी? उसके पास ढेर सारे शर्ट पैंट पहले से ही पड़े हैं और तुझे ये परफ्यूम लगाकर किसे महकाना है? घर पर तो पहले से ही 2 से 3 परफ्यूम के डब्बे पड़े हैं, तो वही इस्तेमाल करना। देख बहू, आज तो तूने ये फालतू का खर्चा कर दिया है, लेकिन आइंदा से ऐसे फालतू के खर्चे बिल्कुल मत करना। अब जाकर ये सारा एक्स्ट्रा का सामान लौटा करा। क्या? लेकिन माँ जी, अब मैं ये सारा सामान वापस कैसे दूं? वापस कैसे दूं मतलब? अरे जैसे लाई है वैसे ही वापस देना। ये कैसा सवाल पूछ रही है तू? बेवकूफ कहीं की। पर माँ जी, जितना कहा है उतना हो जाना चाहिए। और अब मैं आराम करने जा रही हूँ, क्योंकि आज के लिए तूने मुझे पहले से ही काफी सरदर्द दे दिया है। हे भगवान, ये कैसी औरत है? भावना बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो सारा सामान वापस लेकर आती है। हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी भावना। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये चॉकलेट लाई है। थैंक यू अश्विन। अरे क्या हुआ बेबी, ये रूखा सूखा थैंक यू क्यों? आज के दिन तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना। फिर तुम इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? अरे ऐसे भीगी बिल्ली पति से शादी करके मैं फंस गई हूँ, और ऐसे कंजूस ससुराल वालों को पाकर भी। आज मैंने तुम्हारे लिए नया शर्ट लाया था, खुद के लिए परफ्यूम भी लाया, और तो और मैंने ऐसी 2 से 3 एक्स्ट्रा की चीजें भी लाई थी। लेकिन माँ जी ने मुझे बहुत डांटा और सारा सामान वापस करके आने के लिए कहा। लेकिन तुमसे कहकर भी कोई फायदा नहीं, तुम भी उन्हीं की तरह ही हो। कुछ अच्छा खासा लाने की जगह पर तुम तो मेरे लिए बस ये 50 रुपए की चॉकलेट लेकर आए हो। अरे क्या फायदा इतनी अमीर व्यापारी होने का? वैसी बात नहीं है भावना, तुम तो चुप ही करो अश्विन। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कैसी बात है। तुम तो अपने परिवार वालों को कुछ बोलने से रही,
उनके सामने एकदम डरपोक बन जाते हो, जैसे कि वो तुम्हें खा ही जाएंगे। जरा अपनी बीवी के लिए भी स्टैंड नहीं लेते। अरे तुम पर से तो मेरा भरोसा उठ ही गया है। किसी काम के नहीं हो तुम। पर भावना, मेरी बात तो सुनो ना बाबू। चुप रहो अश्विन, और मैं कह रही हूँ कि मुझसे दूर हो जाओ, वरना मैं खामों का तुम्हारा सर बर फोड़ दूंगी। क्योंकि इस वक्त तो मैं बहुत गुस्से में हूँ, और तुम मुझे अकेले ही रहने दो, वरना वाकई में मुझसे कोई कांड हो जाएगा। और मैं अपना ये गुस्से वाला रूप घर में किसी को भी दिखाना नहीं चाहती, इसलिए तुम मुझे ज्यादा उकसाओ मत। फिर जब भावना अपनी माँ सविता से फोन पर बात करती है, तभी वो उन्हें सब झूठ ही बोलती है। हाँ माँ, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, यहाँ पर तो सब कुछ एकदम अलग है। मेरे हाथों के नीचे नौकर है, और तो और अगले महीने में अश्विन और मैं हनीमून पर जाने वाले हैं। वो भी मनाली जा रहे हैं हम दोनों, और उसके लिए अश्विन ने हवाई जहाज की टिकट भी बुक की है। चलो अच्छी बात है बेटा, तुझे अपने अमीर ससुराल में इतना खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। एक माँ को और क्या ही चाहिए, बस अपनी संतान खुश रहे, इतना ही तो चाहती है वो। लेकिन बेटा, सच में तुझे वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? तेरी सास मीठी जरूर है, लेकिन वो थोड़ी खट्टी भी है। मैंने शादी के पहले ही उनके स्वभाव को समझ लिया था। कहीं वो तेरे साथ बुरा बर्ताव तो नहीं करती ना? ओफो माँ, क्या आप भी इतना टेंशन लेती हो? मेरी सास तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल आप ही की तरह वो मुझसे प्यार करती है, मेरी परवाह करती है वो। इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए, और बेवजह टेंशन लेकर अपना बीपी हाई मत कीजिए आप। ठीक है बेटा, अगर तू कह रही है तो ऐसा ही होगा। सॉरी माँ, अगर मैंने आपको सारा सच बता दिया कि मेरे ससुराल वालों के खाने की दात अलग और दिखाने की दात अलग है, तो आप और पापा बहुत चिंता करोगे, और उससे अच्छा तो झूठ बोलना ही सही है मेरे लिए। ऐसे ही एक रोज जब कमला हिसाब किताब करने बैठती है, तभी अरे ये क्या, ये इस्त्री वाले का हिसाब इतना बढ़ कैसे गया? हर महीने तो लगभग उतने ही कपड़े जाते हैं ना यहाँ से, तो फिर इस बार इतने पैसे कैसे हो गए? आखिर क्या बात है? क्योंकि उन्होंने 2 रुपए बढ़ा दिए हैं हर कपड़ों पर। क्या? उसने पूरे 2 रुपए बढ़ा दिए? हाँ माँ जी, लेकिन उसने तो सिर्फ 2 रुपए ही बढ़ाए हैं। लेकिन आप तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे कि उसने पूरे 200 रुपए बढ़ाए हो। मेरे लिए तो वो 2 रुपए भी 200 रुपए के बराबर ही है। नहीं नहीं, इतना बड़ा उतार चढ़ाव नहीं चलेगा। इससे अच्छा तो घर पर तू ही कपड़े इस्त्री कर दे, बाहर इस्त्री वाले को कपड़े देना बंद कर दे अब से। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो पहले से ही ढेर सारे काम रहते हैं, तो उसके बीच में ये सबके कपड़े इस्त्री करना, नहीं नहीं, ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी माँ जी? अरे बहू है तू इस घर की, तो ये सब तो तुझे ही करना होगा ना। अरे क्या माँ जी, आप भी इतना पैसा जोड़कर कौन सा ताजमहल बांधने वाले हो आप? जीवन में 2 पल की खुशियां भी कोई चीज होती हैं। अगर ऐसे ही पैसे जोड़ती रहोगी तो जीवन कब जियोगी आप? तू ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। आज हम ऐसे ही इतने आराम से खा पी नहीं पा रहे, कई सालों से इतने पैसे बचाए हैं, तभी इतना बड़ा घर है हमारा। कहाँ आराम से खा पी रहे हैं? आप सब अपनी इच्छाओं को मारकर जी रहे हो। अरे आप सबके दिल में भी ढेर सारी इच्छाएं हैं, लेकिन आप सब उन्हें दबाते आए हो ताकि 2 पैसों की बचत हो सके। आप सबको लगता है कि फिर कभी वो सब कर लोगे जो आपका दिल चाहता है, पर आपको क्या पता माँ जी कि भविष्य में आप वो सब करने के लिए जिंदा रह भी पाओगी या नहीं। कल किसने देखा है माँ जी? अच्छा, तो इसका मतलब तू मेरे मरने की राह देख रही है? अरे नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आपके मरने की राह क्यों देखूं? तो ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। मुझे और हम सबको अच्छी तरह से पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। इसलिए तू अपनी सोच अपने पास ही रख। ऐसे ही एक दिन अचानक से भावना के ससुराल में उसकी 2 सहेलियां आती हैं
और तभी, हे भगवान, अरे ये क्या है बहू? ये एसी को अभी तक ऑन क्यों रखा है तूने? पूरे घर को हिमाचल की वादियां बनाना है क्या तुझे? अब हो तो गया ना इतना ठंडा, या फिर तुझे सबको बर्फ की तरह जमाना है? अरे अब बंद भी कर दे इसे, फालतू में बिजली का बिल बढ़ा रही है तू। और भावना बहू, ज्यादा शो ऑफ मत करो, थोड़ा बहुत ही नाश्ता देना इन्हें, और सोफे पर जरा ठीक से बैठने के लिए कहो इन्हें, कल ही नए कवर चढ़ाए हैं इन पर। उन दोनों की ये बातें भावना की सहेलियां सुन लेती हैं। और ये सब क्या है भावना? मैंने तो सोचा कि तेरे ससुराल वाले अमीर लोग हैं, तो वो एकदम क्लासी होंगे, लेकिन ये लोग तो एकदम कंजूस निकले यार। और नहीं तो क्या? अरे हम क्या यहाँ पर खाने आए हैं क्या, या फिर तेरे सोफे पर कूदने आए हैं, जो वो लोग इस तरह से बात कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, जाने दे। अरे हम तो यहाँ तुझसे मिलने आए थे, लेकिन अब से हम तेरे घर में कदम भी नहीं रखेंगे। ये लोग तो हमें कितने गए गुजरे समझते हैं। उन दोनों की ये बातें सुनकर भावना को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, और उसे अपने सास ससुर पर बहुत गुस्सा आता है। इन दोनों ने सही नहीं किया, क्योंकि अब बात मेरी इज्जत पर आ चुकी है, इसलिए मैं इन सबको सबक सिखा कर ही रहूंगी। इन सबका कंजूसी का बुखार ऐसे उतरवाऊंगी ना कि ये लोग तो देखते ही रह जाएंगे। अब भावना ऐसा क्या करेगी, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। तारा की हाल ही में कार्तिक से शादी हुई होती है। एक दोपहर जब वो सो रही होती है, तभी उसकी सास पूनम एकदम से आकर उस पर चिल्ला पड़ती है। बहू, क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? अरे निकम्मी कामचोर लड़की, भरी दोपहर में घोड़े बेचकर सोते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? क्या माँ जी, आप भी बस इतना सा कहने के लिए मुझे अपने चिल्लाकर उठा दिया। कहीं आज मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? अरे ऐसा कौन करता है भला? ज्यादा बकवास मत कर और जल्दी उठ, ऐसे सोती मत रहे। रात भर क्या मच्छर मारती बैठती है क्या तू, जो दिन में तुझे सोना पड़ता है? अगर इतना सोएगी तो घर में पनौती आएगी। अरे माँ जी, सुबह भी तो मैं जल्दी ही उठती हूँ ना, इसीलिए दिन में थोड़ा बहुत सो लेती हूँ। अब व्यक्ति के आराम करने से घर में पनौती कैसे आ सकती है? सोने दीजिए ना माँ जी, आज मैं 6 बजे उठी थी। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। पर मैंने सारे काम निपटा दिए हैं माँ जी। तो क्या हुआ, शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दे। और तुझे मैंने कहा था ना कि मसाले सिलबट्टे पर पीसने चाहिए, तो तूने वो सब क्यों नहीं किया? पहले वो जाकर कर ले। क्या, सिलबट्टे पर? हाँ, मिक्सर में पीसने से मसाला पूरी तरह नहीं पीसेगा, और साथ ही सिलबट्टे से पीसेगी तो उतनी ही बिजली की भी बचत हो जाएगी। और मेरे हाथों पर जो छाले आ जाएंगे, उनका क्या माँ जी? अरे तेरे छालों को मार गोली, वैसे भी एक गृहिणी को आए दिन छोटी मोटी चोटें तो लगती ही रहती हैं, और ये तो काफी आम बात है। देख बहू, ये तेरा मायका नहीं है, ससुराल है तेरा, इसलिए अब तू यहाँ पर जब जी चाहे सोए, जब जी चाहे उठे। ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चलने वाला। यहाँ पर तौर तरीके से रहना होगा, क्योंकि ये तेरा अपना घर नहीं है, पति का घर है, इसीलिए अपना बहुधर्म अच्छे से निभा। क्या, पति का घर? फिर पूनम वहां से चली जाती है, और बेचारी तारा को रसोई में जाकर काम करना ही पड़ता है। पर तब उसे अपने मायके की बहुत याद आती है। लड़कों को तो अपना घर बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ता, लेकिन शादी होने के बाद लड़कियों को ही अपना घर छोड़कर पराए घर में जाना पड़ता है। और यहाँ आकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी स्कूल या हॉस्टल में आ चुकी हूँ। इतने नियम और कानून तो स्कूल में भी नहीं होते जितने कि मेरे ससुराल में हैं। कुछ ही दिनों में मेरा ये हाल है, ना जाने आगे चलकर क्या होगा मेरा। ऐसे ही एक रोज जब सास की सहेलियां घर आती हैं, अरे वाह पूनम, तेरी बहू तो एकदम गुनी है, तेरे हर हुकुम को अपने सराखों पर रखती है। चल चल, ज्यादा नजर मत लगा अब। अरे हमारी बहुएं तो हमारी सास बन चुकी है,
और एक तेरी बहू है। अरे इन सब में तुम्हारा ही कसूर है। अगर तुम दोनों शुरुआती से ही अपने बहुओं के साथ सख्ती से पेश आती तो आज वो इस तरह से तुम्हारे सर पर बैठकर नहीं नाच रही होती। हाँ पूनम, शायद तू सही कह रही है। अरे बहुओं को जितना दबाव में रखोगी उतने ही तुम फायदे में रहोगी। लेकिन अब तो तुम दोनों का वक्त गया, क्योंकि तुम्हारी बहुएं तो अब दबाव में आने से रही। यह सब तारा चुपके से सुन लेती है। अपने ससुराल को लेकर मैंने क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन यहाँ पर मेरी सास है जो किसी हिटलर से कम नहीं है। फिर जब पूनम की सहेलियां चली जाती हैं, तभी माँ जी, आपकी सहेलियां तो बहुत ही अच्छी है। क्यों, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? अरे नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? वैसे कल मेरी भी सहेलियों को मैंने घर पर बुलाया है खाना खाने के लिए। इसी बहाने वो आपसे, पापा जी से और कार्तिक से भी मिल लेगी। क्या? अरे तू क्या पागल वागल हो गई है क्या? तेरे ससुराल में तुझसे मिलने आते हुए तेरी सहेलियों को शर्म नहीं आती क्या? अरे माँ जी, वो लोग कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं जो उन्हें शर्म आ जाए। मुझसे मिलने ही तो आ रहे हैं ना यहाँ पर। अरे किससे पूछकर बुलाया तूने उन्हें? मायके की बात अलग होती है, लेकिन ये मेरा घर है। यहाँ पर कब कौन आएगा जाएगा, उठेगा बैठेगा, खाएगा पिएगा, ये सब मेरे ऊपर निर्भर है। और मेरी अनुमति के बिना इस घर का एक पन्ना तक इधर का उधर नहीं होना चाहिए। समझी कि नहीं तू? अब जाकर कह दे अपनी सारी बेवकूफ सहेलियों से कि कल यहाँ पर मुंह उठाकर आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। तारा के पास और कोई चारा नहीं होता और उसे अपनी सहेलियों को घर आने से मना करना ही पड़ता है। ससुराल में आने पर अब उसे कई सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। बाहर भी जाना हो, कुछ खरीदना हो, छोटे से छोटे काम के लिए उसे अपनी सास की ही अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे ही एक सुबह, तारा, कल तुमने पापा और मुझे टिफिन में दाल तो दे दी, पर चावल क्यों नहीं दिए? भूल गई थी क्या तुम? अरे ध्यान कहाँ पर रहता है तुम्हारा? हाँ बहू, तुम्हें थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना। हम दोनों तो दिन भर दुकान को संभालते हैं, तो ऐसे में हमें कितनी भूख लगती होगी। माफ कीजिए पापा जी, लेकिन कल सुबह बहुत काम था और उसी चक्कर में मैं शायद आप दोनों को चावल देना भूल गई। लेकिन आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी, पक्का। अरे सारी फसाद की जड़ तो इसका कमबख्त फोन ही है। दिन भर ये तो बस उसी में लगी पड़ी रहती है, कभी इस सहेली से तो कभी उस सहेली से, कभी अपनी माँ से तो कभी अपनी भाभी से। अब तो फोन को हाथ लगाकर दिखा, मैं तुझ पर कड़ी नजर रखूंगी और सारा काम ठीक से करने के बाद ही तुझे तेरा फोन मिलेगा। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? जितना आप बता रही हो मैं उतना फोन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती। बहू, अपनी सास के साथ सलीके से पेश आओ। पर पापा जी। बस तारा, माँ ने जो कहा है वो सुनो, ज्यादा परवर मत करो। पूनम अब तारा को सारा काम खत्म होने के बाद ही फोन देती है। वो बहुत दुखी होती है और ये सब अपनी माँ विद्या को कॉल करके बताती है। हे भगवान, ये तू क्या बोल रही है बेटी? देखो ना माँ, कितनी कठोरता से पेश आ रहे हैं ये मेरे ससुराल वाले। अरे अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, घर गृहस्थी संभालना, ये सब कुछ नया नया है मेरे लिए अभी। तो शुरुआत में तो थोड़ी बहुत गलतियां तो होगी ही ना, और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये लोग मुझे छोटी मोटी गलतियों की इतनी बड़ी सजा दे दे। पूरा दिन मेरे पास कोई फोन नहीं रहता, बस काम में ही लगी रहती हूँ मैं। तारा बेटा, मैं सब समझ पा रही हूँ। अरे ससुराल वाले नई बहू के साथ ऐसे ही पेश आते हैं ताकि बहू को ज्यादा ढील ना मिल सके और वो घर में सही से रह पाए। लेकिन तू उन सब की बातों का और इस व्यवहार का बुरा मत मान बेटा। वो लोग तेरे दुश्मन थोड़ी ना है, और तू देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर फिर भी माँ। अरे बाबा, हमारे साथ भी तो ऐसा ही हुआ है, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो भी गया है। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। तू बस अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा और किसी को भी शिकायत का मौका बिल्कुल मत देना। सबका दिल जीत लेगी तो सब तेरे साथ अच्छे से पेश आएंगे।
वो लोग कोई बुरे लोग नहीं हैं बेटा, लेकिन उनके दिलों में तुझे अपनी जगह बनानी होगी। हाँ माँ, समझ रही हूँ मैं। चल अब मैं रखती हूँ, 4 बज चुके हैं। मुझे थोड़ी देर में मंदिर भी तो जाना है। तैयार हो जाती हूँ। ठीक है माँ। तारा मन ही मन अपने ससुराल में रहकर भी उदास रहती है। उसके पास बातचीत करने के लिए कोई भी नहीं होता, क्योंकि दिन भर पूनम उसका फोन अपने पास ही रखती है। फिर रात में सोते समय, कार्तिक, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? तुम्हें पता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज ना मैंने टीवी पर एक सीरियल देखा, जिसमें एक आदमी हूबहू तुम्हारी तरह ही दिख रहा था। अरे यार, बंद करो अपनी बकबक और सोने दो मुझे। इसके पास भी मेरे लिए समय नहीं है। मेरे पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए। दिन ब दिन मुझे यहाँ पर अब घुटन महसूस होने लगी है। माँ जी और पापा जी से तो मैं क्या ही उम्मीद रखूं प्यार की, लेकिन जिस पति से उम्मीद थी, अब शादी के बाद वो भी अपने असली रंग दिखा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी करके मैंने सबसे बड़ी गलती की है। फिर एक रोज तारा को मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने का बहुत मन करता है। और तभी, आज तो मैं पूरे बाजार में अच्छा वाला साग तो ढूंढ कर ही रहूंगी। ठंड के मौसम में साग और मक्के की रोटी खाई नहीं तो क्या ही खाया। बड़ा मन कर रहा है यार। माँ ने कहा था कि ससुराल वालों का दिल जीत ले, और आज मेरे हाथ का साग खाकर सबके सब एकदम खुश हो जाएंगे। फिर तारा काफी देर तक बाजार में अच्छा सा साग ढूंढती है और घर आकर सबके लिए बड़े ही प्यार से सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाती है। लेकिन जब ये सब पूनम देखती है, तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे ये सब क्या है बहू? ओफो माँ जी, आप पक्का देसी ही हो ना? अरे आपको ये नहीं पता, हमारी पंजाबियों की जान बसती है इसमें। सरसों दा साग ते मक्के दी रोटी बहुत स्वादिष्ट बना है, और आज इसे खाने का मेरा बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए मैंने बना दिया। पापा जी और कार्तिक भी इसे खाकर इसके दीवाने हो जाएंगे। अरे नालायक लड़की, तुझे मैंने कहा था ना कि इस घर में कोई भी काम मेरे अनुमति के बिना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो तूने अपनी मर्जी से सरसों का साग क्यों बनाया, बता? अरे माँ जी, अब मुझे भी यही लगा कि आप सबको भी ये पसंद होगा, और मुझे भी इसे खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने बना दिया। देख बहू, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। इस घर में तेरी नहीं मेरी चलेगी। क्या बनेगा और क्या नहीं, ये सब भी मैं ही तय करूंगी। लेकिन माँ जी, हर हफ्ते तो आपकी, कार्तिक की और पापा जी की पसंद का खाना बनता है। तो आज अगर मैंने अपनी पसंद का खाना बना भी दिया, तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया मैंने? मेरी इच्छा का इस घर में कोई महत्व नहीं है क्या? तभी वहां पर कार्तिक आता है। तारा, तुम्हें उसी दिन पापा ने कहा था ना कि माँ के साथ सलीके से पेश आना, तो ये सब क्या है? पर कार्तिक, मैंने क्या गलत बोला है? चुप हो जाओ तारा। हमारे यहाँ पर औरतें बड़ों के सामने सर झुकाकर चुपचाप रहती हैं, और तुम तो माँ को उल्टा जवाब देती हो। ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। आज तो हम ये सब खा लेंगे, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होगा। कायदे कानून में रहोगी तो खुश रहोगी, वरना मैं तो तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। पूनम के लिए हर दिन दुख भरा साबित होता है। फिर एक दिन जब उसकी सहेली का जन्मदिन होता है, तभी, यार तारा, मैं कुछ नहीं जानती, तुझे पार्टी में आना ही होगा। यार रीचा, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं सच में नहीं आ पाऊंगी। प्लीज मेरा इंतजार मत करो, और तुम सब अच्छे से एंजॉय करो। ठीक है, अगर तू नहीं आएगी तो मैं भी अपना जन्मदिन मनाऊंगी ही नहीं। अरे यार, अब भला ये कैसी जिद हुई? देख, तू अच्छी तरह से जानती है कि तू मेरे लिए कितनी स्पेशल है, इसीलिए तुझे आना ही होगा। बात खत्म। इतना कहकर रीचा कॉल कट कर देती है, और अब तारा बहुत चिंतित हो जाती है। अब मैं क्या करूं? माँ जी से बिना पूछे जाऊंगी तो वो फिर से कलेश कर देगी। नहीं नहीं, हिम्मत जुटाकर एक बार माँ जी से पूछ ही लेती हूँ। हाँ तो हाँ, ना तो ना। फिर तारा पूनम के कमरे में जाती है, और तब पूनम टीवी देखने में व्यस्त होती है।
और वो तारा का सवाल ठीक से सुने बगैर ही वो उसे हाँ बोल देती है। क्या? सच में माँ जी? पहली बार आपने मुझे किसी चीज के लिए अनुमति दी है। थैंक यू सो मच माँ जी। हाँ हाँ, अब जा और ठीक से सुनने दे मुझे। तारा अब खुश होकर पार्टी में चली जाती है और उसे रात में आते आते काफी देर हो जाती है। और तभी, वहीं पर रुक जा, दरवाजे से अंदर आने की जुर्रत भी मत करना। क्या? बिल्कुल सही सुना तूने। अरे ऐसे छोटे और घटिया कपड़े पहनते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? और अब जब लौट कर भी आई है तो इतनी देर रात गई, नालायक कहीं की। कहाँ गई थी तुम बहू? मेरी एक सहेली है रिचा, उसका जन्मदिन था आज, तो उसी की पार्टी में गई थी मैं। और मैंने तो माँ जी से भी पूछा था। माँ जी ही कहती है ना, कुछ भी करने से पहले मेरी अनुमति लिया कर। इसीलिए मैं हिम्मत जुटाकर माँ जी से पूछने गई थी और इन्होंने हाँ की, इसीलिए मैं पार्टी में गई थी। क्या? माँ, आपने इसे हाँ कहा? अरे बोरा गई है क्या तू? मैंने कब की हाँ? तू तो मुझे पार्टी के बारे में पूछने तक नहीं आई थी। झूठी मक्कार कही की। अरे माँ जी, मैं अब झूठ क्यों बोलूंगी भला? याद कीजिए, आज जब आप अपने कमरे में टीवी देख रही थी, वो आपका पसंदीदा सीरियल है ना, ससुराल सिमरन का, उसी वक्त आई थी मैं। और मैंने आपसे पार्टी में जाऊँ या नहीं ये भी पूछा था, और आपने तब मुझे हाँ कहा था। अरे बावली कही की, मैं तब टीवी देखने में मगन थी। मुझे लगा कि खाने में क्या बनाने वाली है उसके बारे में बता रही है, इसलिए मैंने बिना कुछ ठीक से सुने बगैर ही हाँ कर दी। और मुझसे अनुमति लेने के लिए तूने जरूर जानबूझकर वही वक्त चुना होगा, क्योंकि तू जानती है ससुराल सिमरन का मेरा सबसे चहीता सीरियल है, और तब मैं पूरी तरह उसी में खोई रहती हूँ, और इसके चलते मैं तुझे हाँ कर ही दूंगी। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। चुप हो जा बहू, बहुत हो गई तेरी नौटंकी। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती। जब से आई है तब से तूने सारे तौर तरीकों को तोड़ दिया है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस घर से बेघर मत कीजिए माँ जी। अभी शादी को ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए हैं। मैं धीरे धीरे एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो माँ जी। मैं कोई नियम नहीं तोड़ूंगी और बिल्कुल अनुशासन में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाऊंगी। पापा जी, कार्तिक, आप दोनों तो समझाइए ना माँ जी को। अब जाने भी दो ना पूनम, अगर ये आखिरी मौका मांग रही है तो दे दो इसे। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, सीधे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है माँ जी, शुक्रिया। फिर तारा जब घर आती है तब रात में उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। दिन ब दिन मेरे लिए यहाँ पर जीना मुश्किल होते जा रहा है। आखिर क्यों ये ससुराल इतना कठोर होता है? एक लड़की अपने अपनों को छोड़कर अपने पति के परिवार को अपना मान लेती है, लेकिन उस पति के परिवार वाले उसे कभी अपना नहीं मानते। और मेरे हिस्से में तो मेरा पति भी मुझे अपना नहीं मानता। और अगर वो मुझे अपना मान लेता तो वो मेरी तरफ से कुछ ना कुछ तो जरूर बोलता, लेकिन यहाँ आकर तो मैं एकदम अकेली पड़ चुकी हूँ। फिर अगले दिन तारा देखती है कि पूनम उसके सारे छोटे कपड़े बाहर चला रही है। अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? ये सारे कपड़े क्यों चला दिए आपने? तुझे मैंने कल ही कहा था ना कि ऐसे घटिया कपड़े बिल्कुल शोभा नहीं देते। अगर मेरे घर में रहना है तो साड़ी और सलवार सूट पहनना होगा, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर, समझी कि नहीं? हाँ माँ जी, मैं समझ गई, पर आपको इन सबको यूँ चलाना नहीं चाहिए था। इनमें से आधे फ्रॉक और गाउन तो मेरे पापा ने मुझे दिए थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो 2 गाउन्स पापा को बहुत पसंद थे, और ये कपड़े उनकी आखिरी निशानी थी। क्या आखिरी निशानी? और ये घटिया कपड़े? अरे क्या बकवास कर रही है तू? चल जा, अब करने के लिए बहुत सारा काम पड़ा है। फिर तारा चुपचाप वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक रात तारा जब राजेश और पूनम के कमरे में जाती है, तभी
माँ जी, पापा जी, ये लीजिए आप दोनों के लिए हल्दी वाला दूध। आप दोनों को खांसी है ना 2 दिनों से, इसीलिए बनाया है मैंने। हाँ हाँ ठीक है, रख दे वहाँ मेज पर। राजेश और पूनम को पैकिंग करते हुए देखकर तारा उन्हें पूछ लेती है, माँ जी, पापा जी, आप दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बहू, लेकिन सिर्फ हम दोनों ही नहीं, कार्तिक भी चल रहा है हमारे साथ। क्या? लेकिन कहाँ पर माँ जी? गांव में, हमें जमीन के कामों को लेकर। वहां पर लगभग 1 हफ्ते तक या फिर उससे ज्यादा दिनों के लिए भी रुकना पड़ सकता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मैं तुझे ये बात बताने आने ही वाली थी। अच्छा हुआ जब तू ही यहाँ पर आ गई। अब जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब तुझे घर में अकेली रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मायके रहने चली जा। फिर जब हम वापस आ जाएंगे तब तू भी वापस चली आना। ठीक है माँ जी, चली जाऊंगी मैं। मन ही मन ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम 1 महीने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही जा रहे हैं। और जाने से पहले भी ढेर सारा काम है तुझे, वो कर ले पहले। जी माँ जी, जरूर। खैर, वो सब तो हो ही जाएगा। 1 हफ्ता तो 1 हफ्ता, कम से कम मैं यहाँ से दूर तो हो जाऊंगी। भगवान जी, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में मुझे ये छोटा सा ब्रेक देने के लिए। मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी। कुछ भी कह लो, मायका तो अपना ही घर होता है। पर अब तो मैं अपने घर जाकर जम के मज़े करूंगी। फिर तारा के ससुराल वाले गांव चले जाते हैं और वो अपने मायके चली आती है। उसके मायके में माँ विद्या के साथ साथ भाई समीर, भाभी रुचिका और उनका बेटा गोलू भी रहता है। अच्छा हुआ बेटा, इसी बहाने तू यहाँ रहने तो आ गई। बहुत याद आ रही थी तेरी। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती है माँ। अरे तारा, पहली बार तुम ससुराल से मायके आई हो, कम से कम कुछ खाने पीने के लिए तो लेकर आती। अरे भाभी, वो जल्दबाजी में मैं भूल गई, लेकिन मैं कल ही जाकर सबके लिए शॉपिंग करूंगी। ठीक है तारा। बहू, जा बेटा, जाकर नाश्ता बना दे। और माँ, तब तक मैं अपने कमरे में जाकर सामान रखती हूँ और फ्रेश होकर नीचे आ जाती हूँ। अरे तारा बेटी, ऊपर मत जा। लेकिन क्यों माँ? मेरा कमरा तो ऊपर ही है ना। अरे बेटा, तेरी शादी के 2 दिनों बाद ही वो कमरा गोलू का हो गया है। उसे अपना अलग कमरा चाहिए था ना, जिसमें दीवारों पर ढेर सारे कार्टून बने हो, हर तरह से एकदम अनोखा हो। वैसा कमरा बना दिया है उसने तेरे कमरे को। अब तू अपना सारा सामान गेस्ट रूम में रख दे और सोने के लिए रात में मेरे कमरे में आ जाया कर। मैं चंपी करके सुलाया करूंगी तुझे मैं। लेकिन ये आपने होने कैसे दिया माँ? वो कमरा मेरा था और आपको पता है ना, पूरा बचपन बीता है मेरा उस कमरे में। कम से कम आप लोग मुझसे पूछ तो लेते। अरे तारा, अब एक कमरे के लिए तुम बहस करोगी क्या हमसे? तुम्हारे भतीजे को ही दिया है वो कमरा, किसी पड़ोसी को नहीं। बात कमरे की नहीं है भाभी, उससे जुड़ी यादों की और जज्बातों की है। खैर, अब जब गोलू को उस कमरे से लगाव हो ही गया है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चली जाती हूँ मैं गेस्ट रूम में ही। तारा को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो इस बात को इतना दिल पर नहीं लेती। कोई बात नहीं तारा, इट्स ओके। गोलू का ही तो हुआ है वो कमरा, और वो तो एक छोटा सा बच्चा है यार। लेकिन फिर भी बुरा तो बहुत लग रहा है मुझे। मेरा कमरा। अब तारा अपने मायके में रहते हुए ज्यादा काम नहीं करती और यह देखकर विद्या उससे कहती है, तारा बेटा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। तू बुरा तो नहीं मानेगी ना? अरे नहीं माँ, बोलिए ना, क्या कहना है आपको? देख बेटा, जब से तू यहाँ पर आई है तूने इतना कुछ काम नहीं किया है। तेरी भाभी अकेली ही सब कुछ कर रही है। जरा जाकर उसका हाथ बटा देना बेटा। लेकिन माँ, अगर मैं मायके आकर आराम नहीं करूँगी तो कहाँ पर करूँगी? और किसने कहा है कि मैंने कोई काम नहीं किया है? मेरे हिस्से के सारे जरूरी काम कर दिए हैं मैंने। खुद से खाना लेती हूँ, खुद से ही अपने बर्तन धो देती हूँ, खुद से ही अपने कपड़े भी धो देती हूँ, अपना कमरा भी खुद ही साफ करती हूँ मैं। और अब क्या करूँ मैं? वैसी बात नहीं है बेटा।
अगर तू उसका हाथ नहीं बटाएगी तो फिर वो कुछ बोल देगी तो तुझे ही बुरा लगेगा ना। इसलिए खामोखा झगड़े ना हो। इससे अच्छा तो यही होगा ना कि तू ये टीवी देखना छोड़कर उसकी मदद कर दे। ठीक है माँ। तारा को अब बहुत गुस्सा आता है, पर फिर भी वो अपने गुस्से को काबू करते हुए रसोई में जाकर रुचिका की मदद करने लगती है। अरे, बड़ी जल्दी आई तुम मेरी मदद करने। अरे भाभी, वो मैं एक मूवी देख रही थी ना, तो वो अभी खत्म हो गई, तो मैंने सोचा कि आपका हाथ बटाने आ जाओ। बताइए ना, क्या काम करूं मैं? आटा तो गूंद दिया है मैंने, तो सबके लिए रोटियां बना दो। क्या कहा? रोटियां? हाँ, तो रसोई में आकर चोटियां बनाओगी क्या? रोटियां ही बनाओगी ना? चलो, अब जल्दी बनाओ, तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी, बना देती हूँ मैं। ये भाभी भी कुछ कम नहीं है, जानबूझकर मुझे इतना सारा काम दे दिया। ना तो ससुराल में सुख है ना ही मायके में। ये कहाँ फंस गई मैं। फिर ऐसे ही रात के खाने के समय। और तारा, सब ठीक? हाँ भैया, आप बताइए। सब बढ़िया है तारा। वैसे कितने दिनों के लिए आई हो तुम? समीर का ये सवाल सुनकर तारा को कुछ ठीक नहीं लगता। मतलब तू यहाँ पर कितने दिनों के लिए है? जाने का कब प्लान है तेरा? वो मैं 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। अब पता नहीं, कार्तिक ने मुझे बताया नहीं कि वो लोग वापस कब आने वाले हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर बाद में अपने कमरे में जाकर, ये भैया ने मुझे इस तरह से सवाल क्यों किया? मेरा घर होकर भी मुझसे सवाल किया जा रहा है कि मैं यहाँ पर कितने दिनों के लिए आई हूँ और कब वापस जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि उनके कहने का उद्देश्य बुरा नहीं था, पर उन्हें सोच समझ कर पूछना चाहिए था ना। पता नहीं क्यों, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से सब कुछ एकदम अलग अलग लग रहा है। सब कुछ अपना होकर भी पराया सा लग रहा है। फिर तारा गांव गए ससुराल वालों को फोन करती है, तभी वो लोग उसका कॉल ही नहीं उठाते। जब से गांव गए हैं बस एक बार ही कॉल पर बात हुई है। गांव जाकर तो ये लोग मुझे भूल ही गए हैं। किसी को भी मेरी नहीं पड़ी। माँ जी और पापा जी बात ना करे तो कोई गम नहीं, लेकिन कम से कम मेरे पति को तो कॉल करना ही चाहिए था। फिर ऐसे ही एक सुबह सभी घर के रिनोवेशन के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। पापा पापा, मैं खेलने जा रहा हूँ, पर उससे पहले बता देता हूँ, मुझे मेरे कमरे में स्पाइडरमैन का कपबोर्ड चाहिए और साथ ही दीवार पर ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। ठीक है बाबा, समझ गया मैं। जल्दी खेल कर आना। होमवर्क भी करना है तुम्हें वापस आकर। आज छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन बस खेल कूद में ही गवा देगा तू। ओके पापा। इतना कहकर गोलू खेलने के लिए चला जाता है। देखो भाई, जो भी करना हो कर लो, पर सबसे पहले घर के सारे फर्नीचर हटाओ। सारे बाबा आदम के जमाने के हैं, अब नए जमाने के फर्नीचर लाते हैं। देख बहू, तुझे अपने कमरे के फर्नीचर को बदलना है तो बदल, लेकिन मैं तो नहीं बदलने वाली। पर माँ जी, अरे बाबा, फर्नीचर वगैरह बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हमें रसोई ठीक करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कतें तो रसोई में ही हो रही है। अरे भैया, मैं तो कहती हूँ कि मॉड्यूलर किचन बनवा लो। मेरी एक सहेली है जो एक इंटीरियर डिजाइनर है, तो वो आपको एकदम कमाल का रिनोवेशन करके देगी। घर पूरा का पूरा नया लगेगा एकदम। ओफो तारा, तू जा यहाँ से, जाकर अपने कमरे में टाइम पास कर। अब तेरा सुझाव देकर कोई फायदा है क्या? तू तो यहाँ पर रहने नहीं वाली। क्या करना है और क्या नहीं ये सब हम देख लेंगे। क्या? तारा को समीर की बातों से काफी दुख होता है। माफ कीजिए भैया, लेकिन आपने जो कुछ भी कहा है वो बहुत गलत कहा है। इतना कहकर तारा अपने कमरे में चली जाती है। अरे तारा, सुन तो ले मेरी बात। तारा बिटिया, अरे रहने दो ना माँ जी। गुस्सा शांत होने पर अपने आप आ जाएगी वो बात करने। लेकिन रात में जब सब खाना खाने के लिए एकत्रित होते हैं, तभी तारा कमरे के बाहर आती ही नहीं। कई बार आवाज लगाने पर भी कोई जवाब ना मिलने पर जब विद्या उसके कमरे में जाती है, तभी ये तारा कहाँ पर चली गई? क्या हुआ माँ?
बेटा, तारा अपने कमरे में नहीं है। क्या? अरे घर में ही कहीं होगी वो। जरा ठीक से देखो ना। सभी तारा को पूरे घर में ढूंढते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।